नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। ये समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। कहा करीब 10,000 संस्थानों ने एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर अल्पसंख्यकों को दिया। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड और बंगाल में करेंगे रैली और रोड शो। वहीं अमित शाह ओडिशा तो जेपी नड्डा हिमाचल में करेंगे चुनाव प्रचार। आज वाराणसी में होगी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त चुनावी रैली। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा में ठोकेंगे ताल। तेजस्वी यादव भी बिहार में डटे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई से किया इनकार। 2 जून को केजरीवाल को करना होगा सरेंडर। मिजोरम के आइजोल में पत्थर की खदान ढह जाने से 7 लोगों की मौत, कई अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। भारी बारिश के कारण बचाव अभियान प्रभावित। दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी और गुजरात के लिए गर्मी का रेड अलर्ट, भयंकर लू की चेतावनी। वहीं केरल में 31 मई को दस्तक देगा मॉनसून। जून से सितंबर तक सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नमन। कहा उनके साहस और संकल्प शक्ति की कहानी आज भी देती है प्रेरणा। और फ्रेंच ओपन में बड़ा उलटफेर, 14 बार के विजेता स्पेन के राफेल नडाल पहले ही राउंड में बाहर। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सीधे सेट में दी मात। और आइए समाचारों की शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि नए दौर की शुरुआत होगी। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देखकर बड़े वादे कर रहे थे, यह उनके लिए आखिरी दौर होगा। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा है, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों को अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए संविधान की मर्यादाओं का तार तार कर रहे हैं। भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। अब मुझे याद है, मैंने हाउस में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं। अब रियलिटी तो है नहीं, गप्पाजी कर रहे थे। लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं।
इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। आरक्षण के जो एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस सपने से ये व्यवस्था खड़ी की थी उसको इन्होंने वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया है। तो ये एक चिंताजनक बातें मेरे सामने जब आई तब मुझे लगा कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं देश को अवगत। 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनके पास एक कार्यप्रणाली है। सबसे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश में कानून बनाकर इसे अल्पसंख्यकों को देने का पाप शुरू किया। वे हार गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अब वो न्यायपालिका का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। ये स्थिति किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकती। पहले इन्होंने कानून बना करके माइनॉरिटी को देने का पाप शुरू किया। पहले आंध्र में शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट तक में वो हार गए। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि संविधान अलाउ करता नहीं है। तो इन्होंने चालाकी करके पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया और पिछले दरवाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। और इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी चल रही है। तब हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था। हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं, न्यायपालिका को गाली दे रहे हैं और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं हैं। कि ये जो स्थिति है वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव के लिए मतदान 1 जून को होगा। इसको लेकर सभी सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी बची हुई पूरी ताकत झोंक दी है। कद्दावर नेता ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं करके सियासी समीकरणों को साधने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सत्तारूढ़ दल भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। उनकी आज की पहली रैली झारखंड के दुमका में होगी। दुमका में बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन चुनाव लड़ रही हैं, जो जेएएम नेता शिबू सोरेन की बहू हैं और हाल ही में भाजपा में शामिल हुई हैं। झारखंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। बंगाल में उनकी पहली रैली दोपहर 2:30 बजे बारासात में होगी। इसके बाद शाम 4 बजे जादवपुर में चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचेंगे, जहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देंगे। फिर कोलकाता में ही रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर कोलकाता सीट से भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय के समर्थन में रोड शो करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे। और इधर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओडिशा के भद्रक में भी चुनाव प्रचार करेंगे। ओडिशा के बाद राहुल गांधी वाराणसी में होंगे। वाराणसी में आज राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की संयुक्त रैली होगी। कांग्रेस की तरफ से इसे परिवर्तन रैली का नाम दिया गया है। वाराणसी यूपी की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि इस सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने अतहर जमाल लारी को टिकट दिया है।
लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान अखिलेश राहुल एक साथ कई मौकों पर साथ नजर आए हैं। गठबंधन के ऐलान के बाद दोनों आगरा, कन्नौज, कानपुर में रैली कर चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव घोसी में गठबंधन के प्रत्याशी राजीव कुमार राय के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगी। उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर ने कहा है कि देश में भाजपा की लहर है। जनता पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने को तैयार है। नीरज शेखर से हमारे संवाददाता अश्विनी ने खास बातचीत की। भाजपा प्रत्याशी के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के सुपुत्र हमारे साथ हैं नीरज शेखर जी। नीरज जी, 2 बार आप यहां से सांसद रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में आज भाजपा के कैंडिडेट के रूप में है। किस रूप में इस लड़ाई को देखते हैं? नहीं, अगर आपने इस लोकसभा क्षेत्र को घूमा होगा, मुझे तो लग रहा है कि सब लोग इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और 1 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। और हर वर्ग के लोग, हर जाति, हर धर्म से ऊपर उठकर लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और अपने इस बेटे, अपने इस भाई के लिए लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो 400 पार का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें बलिया भी होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। कौन कौन से प्रमुख कार्य क्षेत्र में आपने किए? मैं अभी भी राज्यसभा सांसद हूँ और पिछले 17 साल से मैं यहाँ पर हूँ। चाहे पिताजी के नाम पे यूनिवर्सिटी हो, स्पोर्ट्स कॉलेज हो, पुल हो, जहाँ भी रहा, मैं जिस पार्टी में रहा, मैंने हमेशा प्रयास किया कि इस क्षेत्र का विकास हो। सब स्टेशन बना यहाँ पे पावर का, सड़कें, और आगे भी जैसा आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है और महाराज जी ने भी बोला है कि पूर्वांचल पे ध्यान दिया जाए। नारद राय कद्दावर नेता है क्षेत्र के, समाजवादी पार्टी के। अपमानित होकर उन्होंने कहा कि हम समाजवादी से अपना ताल्लुक तोड़ रहे हैं। स्पष्ट तरीके से वो कितना इस क्षेत्र में, खासकर बलिया और आसपास के क्षेत्रों में सियासी तौर से फायदेमंद हो सकता है? पार्टी उनके आने से मजबूत होगी, मुझे लगता है। भाजपा ने 2014 और 2019 में कैंडिडेट बदले, अब 2024 में भी कैंडिडेट उन्होंने बदला है। किसी तरीके से अंदरूनी खींचतान पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकदम संगठित, सुसंगठित और देख रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ जो नेतृत्व तय कर देता है, यहाँ पे कार्यकर्ता और नेता उस पर चलते हैं। निश्चित तौर से देख सकते हैं कि विकास भी और विरासत, इन दोनों नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी इस समूचे रण क्षेत्र में है। बलिया जो कि बेहद महत्वपूर्ण सीट है, देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश में लगे नीरज शेखर तीसरी बार यहां से जीतते हैं या फिर समाजवादी पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाती है। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, बलिया। और इधर हिमाचल प्रदेश के सभी लोकसभा की 4 सीटों पर 1 जून 2024 को मतदान होना है। इसके अलावा हिमाचल में विधानसभा की 6 सीटों के लिए उपचुनाव भी होना है। इस मौके पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट से बातचीत की। हिमाचल में 4 लोकसभा जो सीटें हैं, उनके अलावा यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे योजना है? हमारे साथ जो है हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ हैं। सर, लोकसभा चुनाव है, जहाँ 4 सीटें हैं वहाँ 6 जो है विधानसभा की उप सीटें पर चुनाव हो रहा है। विपक्षी आरोप लगा रहा है कि जो चुनाव में आपने विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे, वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। आपसे पहले कल यहाँ पर अमित शाह थे, तो अमित शाह ने भी बहुत सारी जो आरोप कांग्रेस पे लगाए हैं। इस पे आपका क्या कहना है? 1500 हमने दे दिया, ओपीएस हमने दे दिया, 22,000 एक साल में रोजगार के अवसर हमने दे दिए। 1 जून को जनता बताएगी कि क्या जो चीज हमने वादे पूरे किए उसके आधार पर भी वो वोट करेगी। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका कहना है कि यहाँ पर एक तरफ जहाँ 4 लोकसभा की सीट कांग्रेस जीतेगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो 6 विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उनमें भी कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीत करेगी। हालांकि इसका फैसला हिमाचल की जनता जनार्दन को करना है, जिसके लिए आपको 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ में उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, मंडी। और इसके साथ ही 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही।
और बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस JK महेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को CJI के पास भेजने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के लिए याचिका को कल ही लिस्ट करने का आग्रह किया था। गौरतलब है कि दिल्ली के आबकारी नीति मामले में जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। और इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। 9 जुलाई को हाई कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। सत्येंद्र जैन का कहना है कि ईडी ने इस केस के सभी पहलुओं की जांच किए बगैर ही 27 जुलाई 2022 को अधूरी चार्जशीट दाखिल कर दी ताकि वो डिफॉल्ट बेल का अधिकारी नहीं बन सकें। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 15 मई को इस आधार पर सत्येंद्र जैन की जमानत की मांग खारिज कर दी थी। इस आदेश को सत्येंद्र जैन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता को शपथ पत्र के माध्यम से 10 जून से पूर्व जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है। राजधानी रांची के बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन घोटाला के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को 10 जून से पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जून को की जाएगी। मिजोरम में आइजोल के बाहरी इलाके में स्थित पत्थर की एक खदान ढह जाने से 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक इलाके में आज सुबह लगातार बारिश के बीच यह हादसा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि बारिश के कारण राज्य में कई स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा कई अंतर्राज्यीय राजमार्ग भी भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। इस बीच बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और चेन्नई स्थित निजी एरोस्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मॉस अग्निबाण रॉकेट का परीक्षण प्रक्षेपण एक बार फिर टाल दिया गया है। इससे पहले 7 अप्रैल को अग्निकुल कॉस्मॉस ने कुछ तकनीकी मुद्दों का हवाला देते हुए उड़ान भरने से लगभग 92 सेकंड पहले अपने 3D मुद्रित अर्ध क्रायोजेनिक अग्निबाण रॉकेट के पहले प्रक्षेपण को रद्द कर दिया था। इधर दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की जिस फ्लाइट में बम होने की सूचना आज सुबह मिली थी वो अफवाह निकली। अभी तक जांच में कुछ नहीं मिला है। बताया गया है कि बाथरूम के टिश्यू पेपर के ऊपर बम लिखा हुआ था, जिसे देखने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद ATC सहित संबंधित जांच टीम को भी सूचना दी गई और फ्लाइट से पैसेंजर को उतारकर जांच शुरू की गई। विमान को जांच के लिए एक आइसोलेशन बे में ले जाया गया। हवाई अड्डे के अधिकारी के अनुसार विमानन सुरक्षा और एक बम निरोधक टीम फिलहाल मौके पर है। और इधर चक्रवात रेमल ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में काफी तबाही मचाई है। इसके प्रभाव के कारण सोमवार को असम में अत्यधिक बारिश हुई। असम के कई जिलों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मोरीगांव जिले में तूफान और भारी बारिश के कारण एक छात्र की मौत हो गई। मछुआरों को ब्रह्मपुत्र नहीं जाने के लिए कहा गया है। अत्यधिक बारिश के कारण पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने आज से 2 दिनों के लिए 42 ट्रेनें रद्द कर दी हैं।
गुवाहाटी सहित असम के कई हिस्सों में रविवार देर शाम से बारिश हुई, जिससे राज्य में पारे का स्तर नीचे आ गया। चक्रवात रेमल के कारण असम के कुछ हिस्सों में खराब मौसम होने की संभावना है। असम के कई इलाके चिरांग, गोलपारा, बक्सा, दीमा, हसाओ, कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों, खोजई और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव के कारण सोमवार को त्रिपुरा में भारी बारिश हुई, जबकि खराब मौसम के कारण अगरतला हवाई अड्डे से 11 उड़ानें रद्द कर दी गई। और अब बात गर्मी की। गर्मी का पारा इस समय एकदम हाई है। पारा बिल्कुल 7वें आसमान पर है। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान का फलौदी लगातार देश का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है। कल भी यहां सबसे अधिक 49.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली का मुंगेशपुर इलाका 48.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ दूसरा सबसे गर्म जगह रहा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी, पंजाब के बठिंडा और उत्तर प्रदेश के झांसी में भी तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के अधिकांश जगह सहित पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज भी लू चलेगी। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। साथ ही अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने की भी सलाह दी गई है। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। विभाग ने इस वर्ष जून से सितंबर तक मानसून में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान 106% बारिश होने का अनुमान है। इसमें 4% का फेरबदल हो सकता है। उन्होंने कहा कि मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में वर्षा सामान्य से अधिक, पश्चिमोत्तर भारत में सामान्य तथा पूर्वोत्तर में सामान्य से कम रहने की संभावना है। जून में पूरे देश में बारिश सामान्य रहेगी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए पहले चरण के अनुमान में समूचे देश में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना व्यक्त की थी और दूसरे चरण में इसमें कोई बदलाव नहीं है। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि अगले 5 दिनों में मानसून के केरल पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की आज जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम ने कहा कि मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती। न जाने किस मिट्टी के बने जिन्होंने तब हंसते हंसते यातनाएं झेली। सेल्यूलर जेल के कैंपस में चलते हुए ऐसा अनुभव होता है कि भारत मां के वीर सपूत समंदर की लहरों पर अपने खून पसीने से भारत मां की जय लिख रहे हैं। वे पल पल, तिल तिल अपने आप को जला रहे हैं ताकि आजादी की रोशनी प्रकट हो। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। नमस्कार।